वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं आपके सामने रिसेंटली रिलीज हुई एक बॉलीवुड मूवी को लेकर आया हूँ जिसका नाम है कर्तम भुक्तम। अब मूवी के बारे में बात करें तो इट्स ए क्वाइट इंटरेस्टिंग मूवी। जब मैंने इस मूवी का ट्रेलर देखा तो मैंने ये सोचा कि ये मूवी कोई टाइम ट्रैवल बेस्ड मूवी होगी, लेकिन ये तो कुछ अलग ही लेवल की मूवी निकल के आई। समरी बताकर स्पॉइलर देना नहीं चाहता, आप वीडियो को पूरा देखना जरूर। तो चलिए फटाफट से मूवी की कहानी को स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले लुटा दो प्यार, फॉलो ऑन इंस्टाग्राम। कहानी की शुरुआत में ही अन्ना नाम के एक बंदे को दिखाया जाता है जो किसी दूसरे बंदे को उसका भविष्य बता रहा होता है। स्पेशली अन्ना के बारे में बात करें तो अन्ना ज्योतिष बताने में बहुत ही एक्सपर्ट होता है। इसको काफी सारी नॉलेज होती है इन चीजों के बारे में। फॉर एग्जाम्पल, अगर अन्ना ने किसी बंदे का उसको फ्यूचर बता दिया तो वो होकर ही रहेगा। अन्ना किसी बंदे का मरने का टाइम और डेट भी बता सकता है। अन्ना के हिसाब से ये सब कुछ पहले से ही लिखा हुआ होता है, ये बस उन चीजों को देखकर लोगों को बताते रहता है। ये किसी का भी फ्यूचर नहीं बदल सकता। खैर, दूसरे सीन में मूवी के हीरो देव को दिखाया जाता है जो फिलहाल न्यूजीलैंड से भोपाल आता है। इसको पिक करने के लिए इसका बेस्ट फ्रेंड गौरव एयरपोर्ट पर आता है। इन दोनों की बातों से हमको कुछ बातें पता चलती है। देव का फादर कुछ महीनों पहले ही इस दुनिया से चला गया। लॉकडाउन होने की वजह से देव अपने फादर को देखने के लिए भी नहीं आ पाया। देव की फादर की सारी प्रॉपर्टी यहीं पर होती है, तो उन्हीं प्रॉपर्टीज को कलेक्ट करने के लिए फिलहाल देव यहाँ पर आया होता है। सारी चीजें फटाफट से सुलझाकर 10 दिन के अंदर ये वापस न्यूजीलैंड जाना चाहता है। न्यूजीलैंड जाने के बाद इन्हीं पैसों की मदद से देव अपना एक बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है। उसके बाद गौरव अपनी माँ को देखने के लिए हॉस्पिटल पर जाता है क्योंकि इसकी माँ की तबीयत बहुत ही बिगड़ चुकी होती है। डॉक्टर गौरव के पास आकर कहने लगता है, तुम्हारी माँ की कंडीशन बहुत ही सीरियस है, बचना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन हम लोग कोशिश कर रहे हैं। यह सुनने के बाद गौरव बेचारा बहुत दुखी होने लगता है। उसके बाद गौरव अन्ना के पास आता है क्योंकि गौरव अन्ना को बहुत मानते रहता है। कहने लगता है कि अन्ना, मेरी माँ का हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट चल रहा है। डॉक्टर्स ने कहा कि मेरी माँ 48 घंटों में इस दुनिया से चली जाएगी। अन्ना गौरव का हाथ पकड़कर उसका फ्यूचर देखकर कहने लगता है कि हर सोमवार तुम शिवजी के मंदिर पर जाकर जल से अभिषेक करो, तुम्हारी माँ की तबीयत ठीक हो जाएगी। ये सुनने के बाद गौरव बहुत खुश होने लगता है क्योंकि गौरव को अन्ना पर 100% भरोसा होता है। अब तक अन्ना ने जो भी चीजें बताई वो सारी चीजें गौरव की जिंदगी में हुई, लेकिन देव इन सारी चीजों को नहीं मान रहा होता। उसके बाद जब ये दोनों वहाँ से जा रहे होते हैं तो अन्ना देव से कहने लगता है कि तुम यहाँ से जा नहीं पाओगे। यह सुनने के बाद देव को कुछ भी समझ में नहीं आता कि अन्ना ने ऐसा क्यों कहा। बाहर आने के बाद गौरव से पूछने लगता है कि उन्होंने उसे क्या कहा। गौरव कहने लगता है, अरे यार छोड़ो ना, तुम इन चीजों पर भरोसा नहीं करते ना, तो लाइट ले लो बस। उसके बाद जब ये दोनों गौरव के रूम में आकर ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं तो तभी देव की गर्लफ्रेंड जिया कॉल करने लगती है। कहने लगती है कि तुमको किसी भी तरह से 10 दिन के बाद न्यूजीलैंड आना ही पड़ेगा क्योंकि 10 दिन के बाद जिया का बर्थडे होता है और जिया अपना बर्थडे देव के साथ मनाना चाहती है। खैर, दूसरे दिन देव और गौरव देव के फादर के घर के पास जाते हैं। उस घर को ताला लगा हुआ होता है, मतलब जिस वक्त देव की फादर की मौत हुई थी उस वक्त लॉकडाउन का समय था, तो देव वापस इंडिया नहीं आ पाया, जिसकी वजह से कोर्ट देव के फादर के घर को सीज कर दिया होता है। घर को हासिल करने के लिए देव को कोर्ट में परमिशन लाना पड़ेगा। सो ये दोनों डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफिस जाते हैं। एक ऑफिसर से मुलाकात करके अपने घर के बारे में बात करने लगते हैं, मतलब सारी प्रॉब्लम बताने लगते हैं। तो वो बंदा देव से 5 लाख रुपए मांगने लगता है कि प्रोसेस में टाइम लगेगा और ऊपर से खर्चा भी आएगा। तो ऑफकोर्स घर हासिल करने के लिए देव उस ऑफिसर को 5 लाख रुपए दे ही देता है। दूसरे दिन ये दोनों लाला नाम के एक बंदे के पास जाते हैं। मतलब जब देव का फादर जिंदा था तो देव के फादर ने इस लाला को 50 लाख रुपए पैसे दिया था और वही मांगने के लिए आता है। लेकिन लाला कहने लगता है कि पहले तुम बॉन्ड पेपर ले आओ, तभी मैं तुमको पैसे वापस करूँगा। देखो, तुम्हारे पापा घर में कहीं पर छुपा के रखा होगा। दूसरे दिन देव अपने फादर के लॉकर को देखने के लिए बैंक पर जाता है, लेकिन वहाँ का एक एम्प्लॉय देव को परमिशन ही नहीं देता इसके फादर के लॉकर को चेक करने के लिए। कहने लगता है कि पहले आप अपने पापा की डेथ सर्टिफिकेट ले आइए, उसके बाद पावर ऑफ अटॉर्नी आपके नाम हो जाएगी। अब इस काम में थोड़ा बहुत टाइम लगेगा। इस तरह से एक फॉर्म पर सिग्नेचर ले लेता है देव के। दूसरी तरफ गौरव अन्ना ने जिस तरह से पूजा करने के लिए कहा उसी तरह से करने लगता है। तो बाद में गौरव की माँ की तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाती है। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज भी कर दिया जाता है। गौरव बहुत खुश होकर अन्ना को थैंक यू बोलने के लिए दोबारा उसके पास जाता है। अन्ना गौरव के हाथ एक डेट लिखवाने लगता है। कहने लगता है कि तुम्हारी माँ इस डेट को इस दुनिया से चली जाएगी। यह सुनने के बाद गौरव बहुत दुखी होने लगता है।
बाद में गौरव अपने विश के बारे में बताने लगता है कि अन्ना, मैं ये चाहता हूँ कि दुबई जाकर एक अच्छा सा रेस्टोरेंट ओपन करूँ। अन्ना कहने लगता है कि तुम्हारा सपना जल्द ही में पूरा होने वाला है। ये सब कुछ देखने के बावजूद भी देव अन्ना पर भरोसा नहीं करता, बस अंधविश्वास मानते रहता है। उसके बाद देव अपने फादर की जमीन के पास जाता है उस जमीन को बिकवाने के लिए। एक ब्रोकर देव से मुलाकात करके कहने लगता है, अरे सर, यहाँ पर एक छोटा सा प्रॉब्लम है। आपके फादर का नाम आधार कार्ड में अलग है और प्रॉपर्टी पेपर्स में अलग है। अब इन चीज़ों को सही करने के लिए आप मुझे कुछ डॉक्यूमेंट्स दीजिए, जैसे आपके पापा का आधार कार्ड, डेथ सर्टिफिकेट और भी कुछ डॉक्यूमेंट्स। और इसी तरह ऐसे कामों में थोड़ा टाइम लगेगा। देव कहने लगता है, ठीक है, मैं सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लाकर दे दूंगा, आप फटाफट से ये काम कर दीजिए। अब देव इंडिया आए हुए 9 दिन बीत चुके होते हैं, लेकिन इसका एक भी काम नहीं हुआ होता। उसी वक्त गौरव देव के पास आकर एक खुशखबरी सुनाने लगता है कि इसको दुबई के एक रेस्टोरेंट में जॉब मिल गई, ज्वाइनिंग लेटर भी आ गया है इसको। तो देव भी बहुत खुश होकर गौरव को एयरपोर्ट ड्रॉप करने के लिए जाता है। अब गौरव के रूम में देव रहने लगता है। फाइनली 10वें दिन देव की गर्लफ्रेंड जिया देव को कॉल करके इसको बहुत डांटने लगती है कि तुम इंडिया गए हुए 10 दिन हो गए, अभी तक तुम वापस क्यों नहीं आए। देव जिया को समझाने लगता है कि अरे जिया, यहाँ पर मेरा एक भी काम नहीं हुआ, लेकिन जिया गुस्से में देव का फोन काट देती है। उसके बाद देखते ही देखते दिन, हफ्ते, महीने गुजरने लगते हैं। बेचारा देव हर एक ऑफिस के चक्कर काटते रहता है, कभी इसे पैसे देता, कभी उसे पैसे देता, कभी ये डॉक्यूमेंट सही करवाता, कभी वो डॉक्यूमेंट्स। बेचारे देव का एक काम भी नहीं होता। तो इसी दरमियान में देव को अन्ना की बात याद आती है कि कहा था ना कि तुम यहाँ से नहीं जा पाओगे। फाइनली देव हार मानकर अन्ना के पास जाता है। अन्ना देव का हाथ पकड़कर पहले इसके पास्ट के बारे में बताने लगता है, बाद में इसका फ्यूचर बताने लगता है कि तुम जिस काम से इंडिया आए हो वो काम एक भी नहीं होगा, सारे काम बीच में ही रुक जाएंगे। फिलहाल तुम्हारा बैड लक चल रहा है। देव पूछने लगता है, तो मेरे काम कब खत्म होंगे। तो अन्ना देव को कुछ प्रोसीजर्स बताने लगता है, मतलब किस दिन इसको किसकी पूजा करनी है, कौन से मंदिर पर जाना है, किस कलर के कपड़े पहनना है, इस तरह से काफी सारी चीजें बताने लगता है। तो देव अन्ना की सारी बातें फॉलो करने लगता है। मतलब हर सोमवार शिव जी के मंदिर पर जाकर वहाँ पर कुछ पूजा करनी होगी। दूसरे दिन हनुमान जी के मंदिर जाना होगा, गरीबों को खाना खिलाना होगा, व्रत रखना होगा। इस तरह से बहुत ही पंचुअलिटी के साथ सारे काम करते रहता है। सारी चीजें करने के बाद देव दोबारा अन्ना से जा मुलाकात करता है। अन्ना देव से कहने लगता है कि 1 महीने के अंदर तुम्हारे सारे पेपर वर्क्स कंप्लीट हो जाएंगे। देव बहुत खुश होने लगता है। बाद में देव अन्ना को अपने बैंक का पासबुक देने लगता है। पूछने लगता है कि इस अकाउंट में मेरे फादर के अकाउंट से कुछ पैसे क्रेडिट होना चाहिए, लेकिन वो पैसे नहीं आ रहे। तो अन्ना अपने ज्योतिषी की मदद से कुछ गिनती करके देव से कहने लगता है, इस अकाउंट में पैसे नहीं आएंगे, क्योंकि अकाउंट नंबर का टोटल 8 आता है और 8 नंबर बैड लक का साइन है। तुम इस अकाउंट को क्लोज करके जिसका टोटल 7 आता है वो अकाउंट नंबर को हासिल कर लो। तो देव उसी तरह से उस बैंक पर जाकर यही रिक्वेस्ट करने लगता है कि मुझे एक ऐसा अकाउंट नंबर चाहिए जिसका टोटल 7 आना चाहिए। तो बैंक वाले किसी भी तरह से जुगाड़ करके देव को वो अकाउंट नंबर दे ही देते हैं, अकाउंट खुलवा देते हैं। दूसरी तरफ न्यूजीलैंड में जिया देव पर शक करती रहती है कि देव अभी तक न्यूजीलैंड वापस नहीं आया, क्या देव का चक्कर किसी लड़की के साथ है। इस तरफ दूसरे दिन देव के उस नए बैंक अकाउंट में कुछ पैसे क्रेडिट होते हैं। ये देखकर देव बहुत खुश होने लगता है। फटाफट से अन्ना को कॉल करके एक बात बताने लगता है कि अन्ना, नए बैंक अकाउंट में पैसे आ चुके हैं। कैसे? अन्ना कहने लगता है, ये सब कुछ एक साइंस है, एक न्यूमरोलॉजी, दैट्स इट। बाद में देव अपने फादर की अस्थियां गंगा में मिला देता है। देव के साथ साथ अन्ना भी वहाँ पर मौजूद होता है। देव अपने फादर को याद करते हुए अन्ना से कहने लगता है कि हमेशा से मेरे पापा की इच्छा थी कि मैं एक बिजनेस स्टार्ट करूं। अन्ना कहने लगता है कि तुम उनके सपनों को जल्द ही पूरा करोगे। अब इसी दरमियान में देव अन्ना की फैमिली से बहुत ही अच्छे से घुल मिल जाता है। उसके घर में इसकी बीवी और उसका बेटा समीर होता है। हर बात में देव अन्ना के बताए हुए सारे रिचुअल्स को करते रहता है, बिना किसी भी रिचुअल को मिस किए। तो उसी तरह से धीरे धीरे देव के सारे काम पूरे होने लगते हैं, जैसे इसके फादर के जमीन के काम, बैंक का काम, लॉकर का काम। और इवन एक दिन लाला देव को खुद बुलाकर कहने लगता है कि तुम्हारे फादर का वो बॉन्ड पेपर मेरे घर में ही है बेटा, कल आकर तुम पैसे ले जाना। इस तरह से उसको पैसे भी दे देता है। अब देव इन सारे झमेलों में पड़कर जिया को इग्नोर करते रहता है, मतलब इसके पास इतना टाइम ही नहीं होता। फाइनली एक दिन देव अन्ना को कॉल करके कहने लगता है कि अन्ना, मेरे सारे काम पूरे हो गए, क्या आज मैं वापस न्यूजीलैंड लौटने वाला हूँ।
और आखिरी बार अन्ना से मिलना चाहता है। अन्ना कहने लगता है कि आज बुधवार है, आज तुमको ग्रीन कलर के कपड़े पहनना होगा, तभी मुझसे मिलने के लिए आओ। जब देव अपने घर में ग्रीन कलर का शर्ट ढूंढने लगता है तो घर में मौजूद नहीं होता, तो देव फटाफट से एक मॉल में जाकर एक ग्रीन कलर की टी शर्ट खरीद लेता है। बाहर आकर जब पानी पीने ही वाला होता है तो तभी दोबारा अन्ना देव को कॉल करके कहने लगता है कि तुमको याद है ना कि आज तुम्हारा व्रत है, जल को हाथ मत लगाना। तो देव बिना पानी पिए अन्ना के पास जाने लगता है। दूसरी तरफ जिया को दिखाया जाता है और जिया देव के बारे में सोचती रहती है कि इतने महीने बीत गए, देव ने इसको कॉल ही नहीं किया। इसको पक्का यकीन होने लगता है कि देव इंडिया में ही सेटल हो गया। सो दूसरे दिन जिया देव को देखने के लिए उसके घर के एड्रेस के पास जाती है, वही गौरव के घर के पास। लेकिन घर को ताला लगा हुआ होता है। बगल वाली आंटी से पूछने पर वो आंटी जिया से कहने लगती है कि पता नहीं देव कहाँ पर है, लेकिन जब जब देव और गौरव अन्ना के पास जाया करते थे, इस तरह से उस घर का एड्रेस देने लगती है। जब जिया अन्ना के घर के पास जाती है तो वो सारा घर जला हुआ होता है और उसी घर में देव बहुत ही बुरी हालत में जिया को नजर आता है। मतलब इसकी हालत पागलों जैसी हो चुकी होती है। जिया तो शॉक में रह जाती है इसकी हालत को देखकर। उसके बाद जिया देव को लेकर एक साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर के पास ले जाती है। डॉक्टर कहने लगता है कि देव की हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। हम लोगों ने देव को 6 घंटों से ऑब्जर्वेशन में रखा गया है। देव एक ही नाम को जप रहा है और वो है अन्ना, और बिना फोन के अन्ना से बात कर रहा है। 6 घंटों से देव ने कुछ भी नहीं खाया। यही कह रहा है कि मैं सीमा अम्मा का हाथ का बनाया हुआ खाना ही खाऊंगा। और उसी तरह देव समीर नाम के एक बंदे को मेल्स भेज रहा है। सिंबल से बात करें तो देव एक हैलुसिनेशन में अपनी जिंदगी गुजार रहा है। उसकी दुनिया में ये सारे लोग देव को नजर आ रहे हैं। डॉक्टर की बातें सुनने के बाद जिया बहुत दुखी होने लगती है। डॉक्टर से पूछने लगती है क्या मैं देव को न्यूजीलैंड वापस ले जा सकती हूँ। डॉक्टर कहने लगता है कि अगर हम कोशिश करेंगे तो देव को नॉर्मल इंसान बना सकते हैं, पहले हम एक बार कोशिश तो करें। तो जिया ओके कहने की वजह से देव का ट्रीटमेंट स्टार्ट होता है। जिया देव का बहुत ही अच्छे से ख्याल रखने लगती है, लेकिन देव अभी भी उसी हैलुसिनेशन में होता है कि अन्ना इससे बात कर रहा है या अन्ना की फैमिली के साथ खाना खा रहा है। खैर कुछ महीने गुजरने के बाद देव की तबीयत हल्के से रिकवर होने लगती है। उसके बाद जिया देव को लेकर न्यूजीलैंड जाने लगती है, लेकिन बैंकॉक में आने के बाद इनकी फ्लाइट डिले हो जाती है। तो ये दोनों सोच लेते हैं कि ये दोनों कुछ दिन बैंकॉक में थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड कर लेंगे और इसी तरह देव का माइंड भी थोड़ा सेट हो जाएगा। सो बैंकॉक घूमते समय एक दिन देव अचानक से अन्ना और उसकी बीवी को देखता है, जो बहुत ही डिफरेंट लुक में नजर आते हैं। देव फटाफट से उनकी गाड़ी को फॉलो करने लगता है, लेकिन वो लोग वहाँ से चले जाते हैं, जिसकी वजह से बेचारा देव बेहोश गिर जाता है। जिया फटाफट से देव को हॉस्पिटल में एडमिट करवाने लगती है। होश में आने के बाद देव जिया को यही बात बताने लगता है कि मैंने अन्ना और सीमा अम्मा को देखा। जिया देव को समझाने की कोशिश करने लगती है कि ये सब कुछ तुम्हारा वहम है, तुम्हारी इमेजिनेशन। लेकिन देव का भी कहना यही होता है, नहीं वो मेरा इमेजिनेशन नहीं था, मैंने अपनी आँखों से उन दोनों को एक नई लुक में देखा। दूसरे दिन देव और जिया देव के एक फ्रेंड से मुलाकात करने लगते हैं। देव के साथ जो हुआ वो सारी बात इसको बताने लगता है और कहने लगता है कि मुझे उस मॉल का सीसीटीवी फुटेज देखना है। तो देव का फ्रेंड पुलिस वालों की मदद लेकर, मतलब परमिशन लेकर, उस मॉल का सीसीटीवी फुटेज देखने लगते हैं। तो उस फुटेज में सच में देव अन्ना को देखता है, जो उस दिन शॉपिंग कर रहे थे। ये देखकर जिया भी शॉक में रह जाती है, देव पर यकीन करने लगती है। बाद में देव का फ्रेंड इन दोनों के बारे में डिटेल्स हासिल करने पर यह बात पता चलती है कि एक्चुअली अन्ना का असली नाम कोटा श्रीनिवासन है और सीमा का असली नाम लक्ष्मी। इनका बेटे का नाम समीर। बैंकॉक में इनका एक रेस्टोरेंट है जिसका नाम है शिवा रेस्टोरेंट। ये सारी बातें सुनने के बाद देव के तो होश ही उड़ जाते हैं। उसके बाद जब देव और जिया उस रेस्टोरेंट पर जाते हैं तो वहाँ पर देव का फ्रेंड गौरव नजर आता है। गौरव देव को देखकर भागने लगता है, लेकिन देव किसी भी तरह से गौरव को पकड़ ही लेता है। 2-4 छापड़ लगाकर पूछने लगता है कि बताओ तुम लोगों ने मेरे साथ क्या किया। तो गौरव जो हुआ वो बताने लगता है कि एक्चुअली कुछ सालों पहले गौरव की मुलाकात समीर से हुई थी और समीर हैकिंग में बहुत ही एक्सपर्ट था। बिटकॉइन हैकिंग करना ये सारे काम करते रहता है। समीर की फैमिली रातों रात अमीर बनना चाहती थी। एक दिन समीर ने अपने फादर कोटा से मिलवाया। अन्ना के पास, मतलब कोटा के पास तंत्र विद्या की नॉलेज होती है, मतलब ज्योतिष देखना, और इसी तरह कोटा काली विद्या में भी एक्सपर्ट था। और इसी तरह लक्ष्मी रिटायर केमिस्ट्री टीचर होती है, घर के पास बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती रहती है। लेकिन ये सारी फैमिली वाले अपनी जिंदगी से
तंग आ चुके होते हैं। लक्ष्मी हमेशा सोचती थी कि कब मैं रईसों की जिंदगी जीऊंगी। सो इसी दरमियान में एक दिन देव ने गौरव को मैसेज किया कि मैं इंडिया आने वाला हूँ। तो गौरव यही बात कोटा को बताने लगता है। तो देव के बारे में सारी बातें जानने के बाद गौरव से कहने लगता है कि देव ही अब हमारी लाइफ को बदल सकता है, यही देव हमको अमीर बनाएगा। इस तरह से ये चारों मिलकर एक जबरदस्त प्लान बनाने लगते हैं। मतलब देव अपने फादर की प्रॉपर्टी हासिल करने के लिए इंडिया आया था, लेकिन ये चारों मिलकर जानबूझकर देव के कामों को टाल रहे थे। मतलब उन लोगों को पैसे देकर काम टलवा रहे थे। धीरे धीरे जानने लगे थे कि देव के पास कितनी प्रॉपर्टी है। और उसी तरह देव कोटा के घर में खाना खाने के लिए जाया करता था। तो लक्ष्मी उसके खाने में कुछ अजीब के केमिकल्स को मिलाया करती थी। और उसी तरह लक्ष्मी देव की पैरों की मिट्टी लेकर कोटा को दिया, जिसकी वजह से कोटा देव पर ब्लैक मैजिक करने लगा। देव हमेशा नशे में रहता था। और उस दिन जब गौरव दुबई जाने वाला था ना, देव ने गौरव को एयरपोर्ट ड्रॉप किया था। उस दिन गौरव दुबई नहीं गया था, इंडिया में ही मौजूद था। इन तीनों का साथ दे रहा था। लक्ष्मी के हाथ का खाना खाने की वजह से देव को कुछ अजीब का नशा होने लगता है। इसी नशे की हालत में वो तीनों देव से कुछ पेपर्स पर उसके सिग्नेचर ले लिया। और उसी तरह इन चारों ने लाला को भी पैसे दिया ताकि तुम ये पैसे देव को दे दो। मतलब देव को यकीन आ जाए कि अन्ना की सारी बातें सही है। देखते ही देखते ये चारों देव की सारी प्रॉपर्टी हड़प लिया, बैंक बैलेंस, लॉकर के पैसे, सब कुछ। उसके बाद देव गौरव से पूछने लगता है कि अन्ना की फैमिली उस घर में कैसे आई। गौरव कहने लगता है कि एक्चुअली वो घर ब्रिज सोनी नाम का एक बंदे का था। उसके घर में उसकी बेटी और बीवी रहते थे। बीवी हमेशा बीमार रहती थी। सो एक दिन ब्रिज सोनी ने पेपर में केयर टेकर की एड दी। उसी एड को देखकर अन्ना की फैमिली यहाँ पर आ गए। सीमा ब्रिज सोनी की वाइफ की देखरेख किया करती थी और अन्ना माली और वॉचमैन का काम किया करता था। इन दोनों के अच्छे व्यवहार से ब्रिज सोनी बहुत इम्प्रेस हो गया। एक दिन अन्ना ब्रिज सोनी का हाथ पकड़कर उसका फ्यूचर बताने लगा और ये भी कहने लगा कि तुम्हारी बेटी एक रोड एक्सीडेंट में मारी जाएगी। सो अन्ना अपनी भविष्यवाणी प्रूव करवाने के लिए समीर के हाथों ब्रिज सोनी की बेटी का एक्सीडेंट करवा दिया। और कुछ दिन गुजरने के बाद सीमा मिठाई बनाकर उसमें जहर मिलाकर ब्रिज सोनी और उसकी वाइफ को खिलाकर उन दोनों को मार दिया। उसी वक्त ब्रिज सोनी का बेटा वापस इंडिया आया तो घर में एंटर होते ही ये अपने माँ बाप की लाश को देखकर शॉक में रह गया। उसी वक्त ये तीनों मिलकर उस बंदे को भी मार देते हैं। बाद में इन तीनों की लाश को उसी घर के एक कुएं में छुपा देते हैं। देव की प्रॉपर्टी हासिल करने के बाद अन्ना की फैमिली ने देव को भी मारने का प्लान बनाया। मतलब जिस दिन देव अन्ना के पास आ रहा था उस दिन अन्ना ने अपने घर में गैस सिलेंडर ऑन करके छोड़ दिया ताकि जब देव घर के अंदर आए तो ब्लास्ट होकर उसकी मौत हो जाए। लेकिन लकीली उस दिन देव दरवाजा ओपन करने के बाद इसको अपने फोन के बारे में याद आया। वो अपना फोन लेने के लिए जब दोबारा ऑटो में गया उसी वक्त ब्लास्ट हो गया वो घर। ब्लैक मैजिक और दवाइयों की वजह से देव का दिमाग सटक गया था। खैर सारी बात बताने के बाद गौरव देव से कहने लगता है कि देव प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे जेल नहीं जाना। देव कहने लगता है ठीक है मैं तुम्हें माफ कर दूंगा, लेकिन तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। इस तरह से एक जबरदस्त प्लान बनाने लगता है। तो प्लान के हिसाब से देव पहले एक झूठी न्यूज़ क्रिएट करने लगता है कि घर में सिलेंडर ब्लास्ट होने की वजह से गौरव की मौत हो गई। ये न्यूज़ देखने के बाद अन्ना शॉक में रह जाता है और इसी तरह यकीन भी नहीं करता कि गौरव इतना जल्दी नहीं मर सकता, मैंने उसकी भविष्यवाणी देखी। सो तसल्ली लेने के लिए वो गौरव की लाश को देखने के लिए मॉर्चुरी रूम में जाता है। तो पहले से ही देव और जिया ने एक बंदे की डेड बॉडी को वहाँ पर रख चुके होते हैं जिसका चेहरा टोटली जल चुका होता है। तो अन्ना को यकीन हो जाता है कि गौरव मर चुका है। उसके बाद इधर उधर अन्ना को देव नजर आने लगता है। अन्ना को समझ में नहीं आता कि ये हकीकत है या तो फिर इसका वहम। सीमा को जाकर बताने पर सीमा यही कहने लगती है कि वो देव तो कब का मर चुका है, ये सब कुछ तुम्हारा वहम है। एक दिन जिया सीमा के पास आती है उसका मसाज करने के लिए। बातों ही बातों में सीमा जिया से अपनी दुखभरी दास्तां सुनाने लगती है कि ये अपने चेहरे को ग्लो करवाना चाहती है, यंग बनना चाहती है पहले की तरह। तो जिया सीमा को एक छोटा सा आइडिया देते हुए किसी डर्मेटोलॉजिस्ट के पास ले जाती है। तो वो डॉक्टर सीमा के चेहरे पर कुछ क्रीम लगाकर इसको इंजेक्शन कर देती है, जिसकी वजह से सीमा बेहोश हो जाती है। जब सीमा होश में आती है तो वो किसी सड़क के पास पड़ी होती है और जब ये अपना चेहरा शीशे में देखती है तो उसका चेहरा टोटली बिगड़ चुका होता है। उसी रात जब समीर किसी पब में एंजॉय कर रहा होता है तो समीर के सामने गौरव आता है। शॉक में रह जाता है समीर कि तुम जिंदा हो। तो गौरव समीर के हाथ में एक बैग थमा देता है, कहने लगता है कि मैं तुमसे बाद में बात करूंगा। और उसी तरह जिया भी समीर को थोड़ा अट्रैक्ट करने लगती है।
इसी दरमियान में समीर के बारे में पुलिस वालों को इन्फॉर्म करने पर पुलिस वाले इसके पीछे लग जाते हैं, क्योंकि गौरव ने जो बैग समीर को दिया था उसमें काफी सारा ड्रग्स होता है। समीर भागने की वजह से पुलिस वाले समीर को जलाकर मार देते हैं। अपने बेटे की मौत की खबर सुनने के बाद अन्ना और सीमा बहुत फूट फूट के रोने लगते हैं। अन्ना को यकीन हो जाता है कि ये सब कुछ देव का ही काम हो सकता है। उसके बाद देव गौरव को एक पासपोर्ट और वीजा देकर कहने लगता है कि तुम फटाफट से दुबई चले जाओ, बाकी सब कुछ मैं संभाल लूंगा। जब गौरव एयरपोर्ट पर पहुंचता है तो पुलिस वाले इसको पकड़ लेते हैं, क्योंकि देव और जिया ने गौरव के कपड़ों में ड्रग्स छुपा के रखा होता है। मतलब गौरव की वजह से ही देव की मुलाकात अन्ना से हुई ना, तो इसको भी एक अच्छा सा सबक सिखाते हैं। उसके बाद देव और जिया सीमा से मुलाकात करके इसकी सारी प्रॉपर्टी वापस हासिल कर लेते हैं। देव अन्ना को कॉल करके उसकी ही लाइंस दोहराने लगता है कि पहले से ही सब कुछ लिखा हुआ होता है, जो भी हमने किया वो उल्टा हमारे साथ होता है, चाहे वो अच्छा हो या तो फिर बुरा, जो जैसा करेगा उसके साथ वैसा ही होगा, कर्तम भुक्तम। बाद में जब अन्ना अपने घर वापस आने लगता है तो उसी वक्त सीमा अपनी बिल्डिंग से जंप लगाकर आत्महत्या कर लेती है। इस तरह से अन्ना की फैमिली इससे दूर हो जाती है। ये देखकर अन्ना पागल हो जाता है। देव अन्ना को पागलखाने भेज देता है और उसी पागलखाने में अन्ना देव को और अपनी फैमिली को इमेजिनेशन करते रहता है। इस तरह से ये मूवी यहाँ पर दी एंड होने लगती है। तो मूवी कैसे लगी कमेंट करके बताना जरूर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।